हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। और आज का जो टॉपिक है वो है पर्यटन। ये जो टॉपिक लिया गया है वो एमए प्रीवियस के 4th पेपर से लिया गया है। और इस टॉपिक पर हम लोग कुछ चीज़ों को इम्पॉर्टेंटली पढ़ेंगे। वो है पर्यटन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, पर्यटन की प्रकृति और उसकी विशेषताओं पर हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहला और प्रमुख कारण जो पर्यटन की ओर व्यक्ति को आकर्षित करता है वो है मनुष्य की स्वयं की उत्सुकता और उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति। सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है नैसर्गिक रूप से एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का जीव है। अगर आप किसी बच्चे को भी देखेंगे तो जब वो छोटा होता है और नई नई चीज़ों को अपने चारों तरफ देखता है तो हर चीज़ को छू कर देखने की कोशिश करता है कि वो क्या है, कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या काम है उसके, और हर चीज़ को टेस्ट करने की वो कोशिश करता है। तो उसमें जो जानने की प्रवृत्ति है वो इंस्टिंक्टली होती है, यानी नैसर्गिक रूप से व्यक्ति में पाई जाती है। तो इसीलिए व्यक्ति जो है पर्यटन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण उसकी स्वयं की जिज्ञासु प्रवृत्ति है। वो नए स्थलों को, नए लोगों को, उनके विचारों को, वहाँ की संस्कृति को जानने की जो है इच्छा रखता है, जानने की जिज्ञासा रखता है। इसीलिए पर्यटन जो है वो इतना फेमस है। एंटरटेनमेंट की जितनी भी गतिविधियां होती हैं या व्यक्ति के लेज़र टाइम में यानी उसके फ्री टाइम में की जाने वाली गतिविधियों में, यहाँ तक कि अब तो पर्यटन को एक उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था से भी बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है और मनुष्य के आम जनजीवन पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अगर प्रारंभ की बात करें, संस्कृत साहित्य में पर्यटन के लिए बहुत से 3 शब्दों का स्पेशली प्रयोग किया गया है, जिनमें पर्यटन के लिए वहाँ डिफाइन किया गया है, परिभाषा दी गई है कि आराम करने के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के द्वारा जो यात्राएं की जाती हैं उन्हें पर्यटन कहा गया है। संस्कृत साहित्य में देशाटन यानी किसी देश विशेष का भ्रमण करना, अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में भ्रमण करना, और स्पेशली आर्थिक कारणों के लिए, फॉर एग्जांपल व्यापार कार्य के लिए। तीसरा शब्द जो प्रयोग किया गया है वो है तीर्थाटन, यानी तीर्थों की यात्रा करना, धार्मिक स्थलों की यात्रा करना धार्मिक लाभ के लिए। तो संस्कृत साहित्य में पर्यटन को लेकर के इन 3 शब्दों का प्रयोग जो है वो बहुतायत से किया गया है। मनुष्य के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान का पर्यटन किया जाता है या यात्रा की जाती है, इन सिंपल वर्ड्स, तो मनुष्य जो है उसकी जानकारी का दायरा विस्तृत होता है। उसे भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। किसी नए स्थान पर गए तो वहाँ का टेरेन कैसा है, धरातल कैसा है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से पहाड़ है, जलवायु कैसी है वहाँ की, मौसम कैसा रहता है, वनस्पति कैसी है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वन्य जीव कैसे हैं, उन सब के बारे में जो है मनुष्य को जानकारी प्राप्त होती है। ये हो गई भौगोलिक जानकारी। इसके अलावा आर्थिक जानकारी, अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ की जाती हैं, प्लस सांस्कृतिक जानकारी, वहाँ की संस्कृति विशेष के बारे में मनुष्य जो है उसको जानकारी प्राप्त होती है। इस तरीके से मनुष्य जो है उसकी जानकारी का दायरा किसी स्थल विशेष के भ्रमण करने पर या वहाँ की यात्रा करने पर विस्तृत होता है। प्लस बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो रोमांचक होती हैं। जब भी आप उत्तराखंड जाएंगे या कोई ऋषिकेश जाएंगे तो वहाँ आप रिवर राफ्टिंग करेंगे, बंजी जंपिंग करेंगे, तो व्यक्ति जो है उसको एक रोमांच का अनुभव होता है। पर्यटन की शुरुआत किस प्रकार से हुई, अगर इस पर हम लोग ध्यान दें तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में जो यात्राएं की जाती होंगी वो धर्म से संबंधित होंगी, धार्मिक स्थलों की यात्राएं की जाती होंगी। तो धार्मिक यात्राओं से संभवतः इसकी शुरुआत हुई होगी। ऐसा कोई कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है और कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है जिनके आधार पर कहा जा सके कि पर्यटन का प्रारंभ इसी तरीके से हुआ था। लेकिन अगर कोई कंजक्चर बनाया जाए तो कहा जा सकता है कि संभवतः धार्मिक स्थलों की यात्रा के द्वारा इसका प्रारंभ हुआ होगा, क्योंकि धर्म जो है वो मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान हमेशा से रखता आया है। तो हो सकता है कि पर्यटन का प्रारंभ भी धार्मिक लाभ के लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा के साथ शुरू हुआ होगा। फिर धीरे धीरे व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे होंगे तो वहाँ नई चीज़ों से परिचित हुए होंगे, ऐसी वस्तुएं जो जहाँ से वो आ रहे हैं
वहाँ पर नहीं होकर जिन स्थलों पर वो गए हैं वहाँ पर पाई जाती होंगी, तो वो उन वस्तुओं को अपने साथ लेकर के आते होंगे और फिर धीरे धीरे व्यापार जो है यानी उन वस्तुओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर शुरू हुआ होगा और संभवतः व्यापार के लिए अब यात्राएं की जाती होंगी। जब व्यापार के लिए यात्राएं की जाने लगी तो उसके बाद में नए स्थलों की खोज की आवश्यकता हुई। फॉर एग्जाम्पल, जब अंग्रेज जो हैं इंग्लैंड से अन्य स्थलों की खोज करने लगे, नवीन देशों की खोज करने लगे, उसके पीछे मेन रीज़न यही था कि अब उन्हें नए बाज़ारों की आवश्यकता हुई अपनी वस्तुओं के लिए, क्योंकि अंग्रेज जो है इंग्लैंड जो है या यूरोपीय देश है, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत ज़्यादा उत्पाद जो है बनने लगे, माल बहुत ज़्यादा बनने लगा, तो उस माल को बेचने के लिए अब बाज़ार की आवश्यकता हुई। वहाँ की आवश्यकताएं, लोकल जो लोग थे वहाँ के स्थानीय, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति होने के बाद भी जो बचा हुआ सामान था उसको बेचने के लिए अन्य स्थानों की आवश्यकता होने लगी और इसीलिए नए स्थलों की खोज की जाने लगी। और इन नए स्थलों की खोज के लिए भी पर्यटन जो था वो एक जरिया बना, चाहे वास्को डी गामा हो या कोलंबस हो या मैगलन हो, इन सब की यात्राओं के पीछे जो है मेन रीज़न नए स्थलों की खोज ही रहा। अब इसका उदाहरण अगर हम देखें तो चाहे ह्वेनसांग हो, ये चीनी यात्री थे, ह्वेनसांग, फायान, इत्सिंग तीनों चीनी यात्री थे और इन्होंने विभिन्न समय में भारत की यात्रा की थी और उनकी यात्रा के पीछे मेन रीज़न जो था बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनके अध्ययन के लिए, प्लस बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्राओं के लिए, तो ज्ञान के लिए, धर्म के लिए और आध्यात्मिकता की अनुभूति के लिए या उसकी खोज के लिए इन्होंने भारत की यात्राएं की। तो देखा जा सकता है कि जो प्रारंभ में चीनी यात्री भारत आए उनके आने के पीछे धर्म जो था एक महत्वपूर्ण कारण रहा। बाद में रेशम मार्ग के द्वारा जो है व्यापार के लिए भी बहुत यात्राएं जो हैं वो की जाती थी। तो धर्म और व्यापार जो हैं दो बहुत महत्वपूर्ण रीजंस हैं पर्यटन के पीछे। ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि सबसे पहले पर्यटन के रूप में यात्राओं के महत्व को बेबीलोनिया में समझा गया लगभग 4000 BC में। अब हम लोग बात करेंगे पर्यटन की परिभाषा की। तो पर्यटन की परिभाषा जो WTO है, WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। तो विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार व्यक्तियों की अवकाश यानी अवकाश के सहित कारोबार और अन्य प्रयोजनों के लिए निरंतर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए उनके सामान्य परिवेश से अलग किसी स्थान की यात्रा करने या ठहरने से संबंधित कार्यकलाप के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसमें इस परिभाषा में कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है अवकाश सहित छुट्टियों में, ठीक है, या छुट्टी लेकर के कारोबार या अन्य प्रयोजन या किस उद्देश्य के लिए की जा रही है, यात्रा किस उद्देश्य के लिए की जा रही है वह भी महत्वपूर्ण है। तीसरा 1 वर्ष से कम अवधि के लिए टाइम पीरियड दिया गया है कि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अगर किसी दूसरे स्थल की यात्रा की जा रही है, चाहे वो देश में हो या विदेश में, तो वो पर्यटन के अंदर काउंट होगा। और 1 वर्ष से अधिक समय के लिए कोई व्यक्ति किसी स्थल विशेष पर जाकर के रह रहा है तो वो पर्यटन की दृष्टि में पर्यटन की कैटेगरी में जो है वो श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने परिवेश से यानी जहाँ वो रह रहा है उसके अलावा किसी अन्य स्थान की यात्रा की जानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3-4 बातें इम्पॉर्टेंट है परिभाषा में। पहला, सावकाश होनी चाहिए। दूसरा, प्रयोजन या उद्देश्य क्या है यात्रा का। तीसरा, समय अवधि 1 वर्ष से कम होनी चाहिए। और चौथा, यात्रा जो है जहाँ आप रह रहे हैं उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से WTO के द्वारा पर्यटन की परिभाषा दी गई है। अब पर्यटक किसे कहते हैं इसके बारे में भी WTO ने परिभाषा दी है। जो इस परिभाषा के अनुसार पर्यटक वह व्यक्ति है जो कि जानकारी प्राप्त करने और मनोरंजन के लिए यात्राएं करता है ताकि अन्य व्यक्तियों को अपनी यात्रा का वर्णन दे सकें। जब भी कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उन यात्राओं का विवरण लिखते हैं। हिंदी में एक अलग से शाखा है लेखन की जिसे यात्रा संस्मरण कहते हैं। तो व्यक्तियों के द्वारा डायरी लिखी जाती है, यात्रा संस्मरण लिखे जाते हैं। और वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ब्लॉग लिखे जाते हैं।
टूर ब्लॉग जिन्हें कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं यात्रा करने गया तो वहाँ से रिकॉर्ड करके जो है अपलोड कर रहा है इंटरनेट पर। तो इस तरीके से व्यक्तियों के द्वारा जो यात्राएं की जाती हैं वो मनोरंजन के लिए की जाती हैं, प्लस जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, और ताकि उन जानकारियों को और अपने अनुभवों को अन्य व्यक्तियों के साथ जो है साझा किया जा सके। ये सारी गतिविधियां करने वाला व्यक्ति जो है वो पर्यटक कहलाता है, टूरिस्ट कहलाता है। इस तरीके से पर्यटन का अर्थ जो है समस्त मानवीय क्रियाओं के क्षेत्र तथा समस्त प्राकृतिक पहलुओं में अनभिज्ञता की जिज्ञासा या खोज करना है। मनुष्य जितने भी कार्य करता है या मनुष्य के चारों ओर जितना भी प्राकृतिक वातावरण है उसके बारे में मनुष्य को जो भी जानकारी प्राप्त नहीं है अभी तक, जिन पक्षों का ज्ञान अब तक नहीं है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वह पर्यटन के अंतर आता है। टूरिज्म शब्द की अगर बात करें हम लोग, टूरिज्म जो है वो टूर शब्द से बना है। इट्स कॉल्ड टूर, नॉट ट्यूर। ओके, सो टूर शब्द से निकला है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन में इसका अर्थ होता है यात्रा। टूर शब्द जो है वो हिब्रू भाषा में भी प्रयोग में लिया गया है और हिब्रू भाषा में इसका अर्थ होता है खोज या अध्ययन करना। तो इन टोटल हम लोग कह सकते हैं कि टूरिज्म का अर्थ है यात्रा द्वारा किसी स्थान विशेष पर जाकर के वहाँ खोज करना या अध्ययन करना नवीन चीज़ों की, मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति के अनुसार। अब नेक्स्ट है कि पर्यटन जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की क्रिया है। पर्यटन में व्यक्ति क्या करेगा, किसी दूसरे स्थान पर, नए स्थान पर जाएगा, वहाँ नए लोगों से मिलेगा, उनके विचारों को जानेगा, उनके धर्म दर्शन से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा, उनकी डेली बेसिस पर उनसे इंटरेक्ट करेगा, वहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करेगा, उनके रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त करेगा, वहाँ की विशिष्ट जो संस्कृति है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेगा। इससे व्यक्ति का जो है उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो विचार करने की शक्ति है वो बढ़ेगी। प्लस नए नए स्थलों पर जाने से वो कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न स्थलों के बीच में, विभिन्न रीति रिवाजों के बीच में, विभिन्न मान्यताओं के बीच में कर पाएगा, और कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं, और किसी भी रीति रिवाज के पीछे क्या रीजंस रहे हैं, क्या कारण रहे हैं कि उन चीज़ों को अपनाया गया है किसी स्थान विशेष पर, उन सब के बारे में उसे जानकारी प्राप्त होगी। और इसी से उसकी मेंटेलिटी, उसकी चिंतन शक्ति और उसकी सोच जो है उसका दायरा बढ़ेगा। वो अपने विचारों में और ज़्यादा खुलापन लेकर के आएगा, नए विचारों को सहन करने की, प्लस नए विचारों को एक्सेप्ट करने की उसकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। इन टोटल व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है, उसका विकास होगा। हमने कहा कि व्यक्ति नए स्थल की यात्रा करेगा तो नए लोगों से मिलेगा, नई परिस्थितियों में रहेगा। तो पर्यटन जो है उन प्रवृत्तियों और संबंधों का गठजोड़ है जो यात्रा और प्रवासी के ठहरने से उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का प्रयोग करेगा। परिवहन में बहुत से व्यक्ति शामिल होंगे, बस, ट्रेन या किसी भी चीज़ से यात्रा करेगा। फिर उसके बाद वो उस स्थान पर जाकर के रहेगा, तो होटल, मोटेल या कोई सराय, इन सब में जाकर के वो शरण लेगा या रहेगा कुछ समय के लिए। तो फिर और नए लोगों के साथ वो जुड़ेगा और नए आर्थिक क्रियाओं से वो जुड़ेगा। वहाँ जाकर रहने के बाद खाने की व्यवस्था भी करेगा, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है उससे जुड़ेगा। इसके बाद वहाँ रहेगा तो वहाँ की लोकल स्पेशलिटी, यानी उस स्थान विशेष की जो विशेषताएं हैं, कोई हैंडलूम रिलेटेड हो या कोई हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड हो, तो वहाँ से जो है वो खरीदारी भी करेगा। बहुत से सोवेनियर्स या उपहार भी खरीदेगा, बहुत सी विशिष्ट वस्तुएं अगर उस स्थान पर बनती हैं तो उन सबको भी खरीदेगा। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति किसी स्थान विशेष पर जब यात्रा करता है तो वो अन्य अनेक गतिविधियों को प्रभावित करता है, अन्य अनेक उद्योग धंधों को, अन्य अनेक आर्थिक क्रियाओं को जो है वो स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है या उनका प्रयोग करता है। तो एक व्यक्ति की यात्रा करने पर अन्य अनेक आर्थिक गतिविधियां जो हैं उससे जुड़ जाती हैं, अनेक लोग जो हैं उससे जुड़ जाते हैं, कहेंगे कि अनेक उद्योग उससे जुड़ जाते हैं, अनेक लोगों की आय उन पर निर्भर करती है। तो पर्यटन में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसके द्वारा जितनी भी गतिविधियां की जाती हैं और उनकी गतिविधियों
के कारण से जो प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं वो सब पर्यटन में शामिल होती है। कहा जाता है कि पर्यटन यात्रा जो है सबसे बड़ा शिक्षक है। इससे व्यक्ति को जो है किसी भी स्थान विशेष पर जाकर के अपनी आंखों देखा ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको कहते हैं, चाहे वो भौगोलिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, तो उसे प्रत्यक्ष तौर पर जो है किसी चीज़ को देख करके ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यटन को पूरे विश्व में एक आर्थिक सामाजिक क्रिया के तौर पर जो है वो देखा जाता है। पर्यटन को एक उद्योग के रूप में जो है वो स्वीकार किया जाता है। पर्यटन को एक आर्थिक क्रिया माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत से व्यक्तियों की जो है इनकम इस पर डिपेंड करती है। इसे एक उद्योग माना जाता है क्योंकि इसका जीडीपी, सकल घरेलू आय जो है उसमें योगदान होता है। इसके द्वारा जो बाहरी देशों से पर्यटक आ रहे हैं उनसे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। आरबीआई जो है उसके रिजर्व कोष में एक विदेशी मुद्रा का भंडार भी होता है जो हमारी जो रुपया है, हमारी मुद्रा, उसकी स्टेबिलिटी या डॉलर के मुकाबले उसका जो मूल्य है उसको मजबूत बनाए रखने में जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्लस बहुत से लोग जो हैं इससे रोजगार प्राप्त करते हैं, उनको आय प्राप्त होती है, इसलिए एक आर्थिक क्रिया है और इसीलिए पर्यटन को एक उद्योग कहा जाता है। पर्यटन का अगर प्रमुख आयाम यानी किस चीज़ पर पर्यटन डिपेंड करता है किसी स्थान पर, ये कहें कि राजस्थान या भारत में पर्यटन के बहुत ज़्यादा जो हैं चांसेस हैं, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है ये पर्यटन का, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? तो इसका प्रमुख आयाम है विविधता, यानी जिस स्थान पर जितनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है, चाहे भौगोलिक तौर पर, चाहे सामाजिक तौर पर, चाहे सांस्कृतिक तौर पर, वहाँ पर पर्यटन उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। चाहे भारत हो या राजस्थान हो, यहाँ की भौगोलिक स्थिति इतनी डिफरेंट है, अलग अलग स्थानों पर बिल्कुल अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, चाहे कहीं समुद्र है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ हैं, तो यहाँ पर विविधता की वजह से पर्यटन का प्रमुख आकर्षण केंद्र जो है राजस्थान भी और भारत भी बना हुआ है।